हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। हाँ, आज हम लोग बड़ा ही स्पेशल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अर्थमेटिक का एकदम शानदार सा चैप्टर है। हर चैप्टर के अंदर आपको ये चीज दिखाई देगी और आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो बीपीएससी है, खास करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को आज डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, परसेंटेज। दिल थाम के बैठेंगे आप। परसेंटेज, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे, छोटे से लेके बड़े सवाल तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेन और पेपर इस्तेमाल कर लीजिए और हम लोग सवाल को एकदम तोड़ते चले जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर तुम ये बात सोचो, परसेंटेज की बात अगर हम तुमसे करें तो कुछ बात नॉर्मल है जो हम समझते हैं कि आप वो सारी चीजें पहले से जानते हो। लेकिन आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम क्लास है, तो वहां हम उन रूल्स को नहीं सिखाएंगे। हाँ, सवाल के बीच में जो रूल्स आएंगे तो उनको हम आपको समझाते चले जाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है आपको बोर्ड पे दिखेगा, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। कह रहा चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह, तीन लोग। देखो, चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह, सॉरी जगदीश, ये तीन लोग हैं। कोई चुनाव लड़ रहा है, मतदान में सभी वोट वैध थे। यानी कि देखो, एक इलेक्शन में ये तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारे के सारे वोट जो है ना वो बिल्कुल वैलिड थे, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं थे, सारे वोट वैलिड थे। अब क्या कह रहा है ना, अरशद को कुल वोट का 35% वोट मिला। यानी कि अरशद को कितना मिला भाई? 35% वोट मिला। ठीक बात। फिर कह रहा है चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले। हाँ, ये बात अब आप दिमाग में समझना पड़ेगा। देखो, अरशद के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है भाई, कि अरशद क्या कर रहा है, हर एक 35 वोट में से इसको 14 वोट मिल रहे हैं। यानी कि टोटल वोट अगर 35 है, इसको मिल रहा है 14, तो कितना परसेंट हो गया? तो परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, परसेंटेज अगर किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का निकालना होता है, तो ये हो गए हमारे कुल वोट। यानी कि टोटल 35 में से 14 वोट मिलता है किसको? अरशद को। तो टोटल अगर 35 मान ले तो उसमें से 14 मिला अरशद को, और परसेंट में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराओ। तो 7 टू जा 40, 7 5 जा 35, 5 से लेके चले गए यहाँ 20 में, तो 20 गुना 40% किसको मिल गया भाई? ये किसकी बात हो रही थी? चमनलाल। यानी कि चमनलाल को टोटल हो गया हमारा 40% वोट मिल गया। वेरी गुड। अब तुम सोचो, अगर हम कुल वोट की बात करें तो कुल जितने भी वोट होंगे वो तो अपने आप में 100% होंगे। तो भाई ये 40 हो गया और ये 35 हो गया, तो 75 तो यही अकेले ये दोनों मिलके हो गए। अब जब 75 ये हो गए, तो ये जो जगदीश है भाई, इसको तो 25% वोट ही आएंगे ना। आगे बढ़ते, सवाल क्या कहा, विजेता को सबसे कम वोट विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 950 वोट अधिक मिले थे। देखो, अब इसको देख के आप जज कर सकते हैं कि जो हमारा विनर है वो कौन होगा? चमनलाल विनर है, क्योंकि इसको 40% वोट मिले हैं। कह जिसको सबसे कम वोट मिला है, अर्थात जगदीश को, इसके तुलना में इसको कितना वोट ज्यादा मिला है? यानी कि इसको मिला है कितना वोट ज्यादा? तो 4950 वोट ज्यादा मिला है। यानी कि 4950 वोट इससे ज्यादा मिला है इसको। अर्थात हम ऐसे सोच सकते हैं कि जगदीश और चमनलाल के बीच में जो वोट का डिफरेंस है वो कितना है? 4950 वोट का डिफरेंस है। तो देखो, अब ये तो हो गई बात जब हम लोग किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ एक रियल वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारा परसेंटेज डाटा है और ये हमारा क्या हो गया, रियल वैल्यू दिया है। तो कभी भी परसेंटेज वैल्यू को रियल डाटा से तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो हमको कुछ रियल वैल्यू एज्यूम करना होगा। आप थोड़ा समझेंगे इत्मीनान से, कुछ भी जो मर्जी करे तुम्हारा मान लो, जो भी मर्जी करे। अगर हम कुल वोट मान ले थोड़ी देर के लिए, 100 वोट टोटल वैलिड वोट था इस इलेक्शन के अंदर, तो भैया 40% इसको मिला, यानी कि उस 100 में से 40 वोट इसको मिला होगा। 25% इसको मिला, यानी कि 25 वोट इसको मिला होगा। और 35% इसको मिला, यानी कि 35 वोट इसको मिला होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं। अब तुम सोचो, सबसे कम यानी कि जगदीश को मिला है, सबसे ज्यादा चमनलाल जिसको 40 वोट मिला है, तो इसके तुलना में
मेरे हिसाब से कितना वोट ज्यादा है, तो भैया 15 वोट ज्यादा है। देखो 25 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 40 आएगा। पर सवाल क्या कर रहा हूं, नहीं, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 4950, यहीं पे आएगा मामला। देखो भाई मेरे हिसाब से इसके बीच का अंतर 15 है, पर सवाल करा कि ये 15 नहीं, उसी 15 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, तो ये है 4950। तो अब बताओ किसके बारे में बात हो रही भाई, तो मतदान में हुए सभी वोट की कुल संख्या कितनी, यानी कि इस 100 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तुम सोचो अगर 15 का मान है 4950, तो 100 का मान कितना होगा। अब आप इसको कर सकते हैं, 15 तिया 45, 4 बचेगा, 15 तिया 45, फिर ये जीरो आगे लटक जाएगा, 33 पे 2 जीरो, अर्थात 33,000 वोट इस इलेक्शन के अंदर कुल वोटिंग हुई। बात समझ में आ रही। देखो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, कुछ था ही नहीं। 3 पार्टिसिपेंट थे, 3 लोग थे, जिसमें चमनलाल, अरशद और जगदीश, ये 3 लोग थे। अब चमनलाल के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भाई उसको 40% वोट मिला। इस जगदीश के बारे में, सॉरी असद के बारे में एक इंफॉर्मेशन था कि इसको कुल 35, हर 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं। तो आप इसको परसेंटेज बना लो कि कितना परसेंट ये हुआ, तो ये समझ में आ गया भाई साहब, ये 40 वोट मिल गए, यानी कि इसको हो गए कितने 40, सॉरी अरशद के बारे में 35% दे रखा है, इसको 40% यहां से मिला। अब ये दोनों मिलकर कुल 75% ले लिए, तो अब ये बच गया जगदीश, जिसको कितने आएंगे, तो 25% ही वोट आएंगे। अब सवाल कह रहा था जो सबसे कम है अर्थात जगदीश, और जो सबसे ज्यादा है अर्थात चमनलाल, इसके बीच में वोटों का अंतर कितना है 4950। अरे भाई मेरे मेरे द्वारा अब एक नंबर एज्यूम कर लेते हम, ये 100 अगर मान लेते कुल वैध वोट थे। देखो जब भी परसेंटेज में बात हुई ना, तो टोटल को या तो आप 100 मानिए, या 1000 मानो, या 10,000 मानो, या 1 लाख मानो, यानी कि आप देख लेंगे किस हिसाब से ये कटने लायक डाटा है, उस हिसाब से हम इसको एज्यूम करेंगे। कुछ भी मानो, अगर दूसरा नंबर भी मानोगे तो सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ 100 पे ही इजीली हो जा रहा था, 40% वोट मिला यानी कि इसको 40 वोट मिला कुल। अगर इसको 35% वोट मिला यानी कि 100 में से 35 वोट इसको मिले हैं, और इसको 25% वोट मिले यानी कि 100 में से 25 इसको मिले। तो यहाँ से पता चल गया इस दोनों के वोट का अंतर हमारे पास तो 15 है, पर सवाल क्या कर रहा है, इसके वोट का अंतर 4950 है। तो बताओ कुल वोट कितना मेरे पास, यानी कि 100 का वैल्यू कितना आया, तो इस हिसाब से हमारे पास 100 का वोट कितना आ गया, 33,000। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ा जाए। देखो अगले सवाल पर बात करेंगे। देखो क्या कर रहा है, अगला सवाल हमारा है, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है। गलत बोला, अभी तो 8.5% की इंक्रीमेंट है ना, खैर कोई बात नहीं। देखो पेट्रोल की मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल से पहले पेट्रोल पंप, सॉरी वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपया प्रति लीटर था। देखो यानी कि अगर हम बात करें ओल्ड में, तो ओल्ड में 82 रुपया पर लीटर हमारा पेट्रोल था, और इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है इसके मूल्य में, अभी इंक्रीमेंट हुआ। सवाल ऐसा बोल रहा, एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि हर एक आदमी है जो हर महीने 3045 किलोमीटर यात्रा करता है, घूमने के लिए जाता है, या फिर जो अपने घर से मान लो ऑफिस की दूरी अगर हर महीने की बात कर ले पूरे महीने, तो 3045 किलोमीटर वो हर महीने चलता है। अच्छा अब कह रहा है यदि उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर की माइलेज देती है, जरा एक बात समझना कि अगर कोई 3045 किलोमीटर हर महीने में चलता है और उसकी गाड़ी 15 की माइलेज देती है, यानी कि जब वो 1 लीटर भराएगा तो 15 किलोमीटर चलेगा। इस हिसाब से इस 15 से अगर इसको डिवाइड कर दे, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी कि 203 किलोमीटर, सॉरी 203 लीटर वो पेट्रोल पहले भराता था। बात समझना, बात को क्या कहें, 203 लीटर वो पेट्रोल हर महीने भरता है, क्योंकि आप 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो टोटल गए आप 3045 किलोमीटर, 15 से भागा लगा दिया तो 203, यानी कि हर महीने वो कितने लीटर पेट्रोल डालता होगा अपने कार के अंदर, 203 लीटर। अब जरा सोचो मेरे भाई, पहले कितने का पेट्रोल आता था, 82 रुपए का, अब कितने का पेट्रोल आएगा, तो अब 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 82 का 5% कितना हो गया। अब ये तुम समझ सकते हो, 82 का 5% जैसे बोला तो आप 1/20 कर देंगे। देखो अगर हम 5% की बात करें तो 5/100 करोगे
5 चौका 20, सॉरी 5 20 पंचे 100 यानी कि 1/20 हो जाएगा। अभी जीरो को रख लो, 2 से काट दिया तो ये 41 हो जाएगा, नीचे 10 आया तो 4.1 रुपया, 4.1 रुपया इंक्रीमेंट हुआ है हर 1 लीटर पे, यानी कि हर लीटर के दाम कॉस्ट में, दाम के अंदर 4.1 रुपया क्या हुआ, बढ़ गया। तो महीने में कितने लीटर पेट्रोल भराता था, 203 लीटर। तो हर लीटर पे अगर 4.1 रुपया बढ़ गया हो तो वो महीने में टोटल एक्स्ट्रा कितना पे किया है, तो 203 किलोमीटर को अगर हम 4.1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं। ये हो गया 3 1 जा 3, 0 2 4 3 12, 1 4 दूना 8। अब आप देख लीजिए कितने हो गए, 3 2 3 8, यानी कि 832 रुपया उसको हर महीने अब एक्स्ट्रा लगेगा, पेट्रोल के ऊपर ज्यादा खर्च होगा। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो 4.1 रुपीज कहने का मतलब 4.1 रुपया अगर ज्यादा लगा, कितने लीटर पेट्रोल ले रहे थे वो, 203 लीटर। आप समझ लीजिए 203 कहने का मतलब क्या हो गया, 200 को अगर हम 4 से गुना करें तो 800, 800, फिर 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 12। अब आप खुद सोचिए, 0.1 भी तो है, 0.1 से इसको गुना करेंगे तो तकरीबन 20 आएगा, तो 20 12 32 आया ना, 832 आ गया। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं या इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए आप समझिए, 203 लीटर पेट्रोल भराता था जिसको आप 4.1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हम क्या बोलते हैं, अभी 4.1 से मल्टीप्लाई मत करो, तुम सिर्फ 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4.1 रुपया का मतलब क्या हो गया, 4 रुपया। 0.1 को बाद में देख लेंगे कितना क्या होगा। अब 203 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 812, तो ये इजीली हो जाएगा। 0.1 जो बच गया, 0.1 को अगर 203 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 20.3, अर्थात 20 आ जाएगा। तो सोचो 212 में 20 अगर जोड़ेंगे तो एक ही बार में क्या 232 नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 832 नहीं लिख सकते। तो बस ऐसे ही आपको सोचना होगा कि देखो पहले 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल को खरीदता था, यानी कि 1 लीटर का कीमत था 82 रुपया। अब 5% इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि हर लीटर पे उसको 4.1 रुपया ज्यादा देना होगा, दाम बढ़ गया है। और पहले वो 203 लीटर चलते थे महीने के अंदर, तो भैया 203 लीटर को भराने में कितना ज्यादा उसको देना होगा। तो आप समझ रहे हैं 203 लीटर भराने में 1 लीटर पे आपको 4.1 रुपया ज्यादा लग रहा है, तो 203 में कितना करेंगे, 4.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए हम समझते हैं आपको समझ में आई होगी बात। अब हम करेंगे, खूब पिएंगे पानी पानी और करेंगे अपने मन की बात। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दिया। देखो हम हर डाटा को अस्थिर से लिख रहे, समझिएगा। उसके पास जितना भी एसेट था, जितना भी धन दौलत था नहीं मालूम, लेकिन इसमें से वो 60% अपने पत्नी को दे दिया, वाइफ को दे दिया। ये राम की बात हो रही। आगे बढ़ा जाए जनाब। फिर कह रहा है शेष धन में से उसने अपने 3 बच्चों को 20% प्रत्येक को धन दिया। अच्छा अब देखो इधर ध्यान से, अगर हम तुमसे ये बोले कि अगर हम 100 इसको मानते हैं, समझिएगा बात, मान लेते हैं राम के पास कुल कितने धन थे, 100 थे। 100 में से 60% दे दिया किसको, अपने पत्नी को, यानी कि 60 रुपया ये दे दिया। अब कह रहा है इसके 3 बेटे हैं, सन 1 सन 2 और सन 3। इस तीनों को बचे हुए धन का 20% तीनों को दे रहा है। तो भैया मेरे बचा हुआ धन है कितना, तुम सोचो 40 बचा है। अगर इसका 20% करोगे 1/5 आएगा। 20% मतलब क्या हो गया, 1/5। तो 5 8 40, यानी कि 8 रुपया ये तीनों को दे रहा है। 40 बचा था जिसमें 24 वो तीनों बेटों में बांट चुका है। अब बच कितना गया, 24 36 16 रुपया अभी उसके पास बचा हुआ है। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है शेष धन का 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं में व्यय करता है, यानी कि कोई मिसलेनियस खर्च उसके पास है। बाकी जो बचे धन है यानी कि 16 रुपया, इसका 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा वो मिसलेनियस में खर्च करता है। तो 16 तिया 48/5 हो गया, 48/5, तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3.6 रुपया वो खर्च कर दिया मिसलेनियस में। ओके अब कह रहा बाकी जो बच गए 9600 को बैंक में जमा कर दिया। अब तुम बताओ 16 रुपया इसके पास कुल बचा था, जिसमें मिसलेनियस में इसका खर्च कितना हो गया, ये कुछ गलत हो रहा है क्या,
3 कैसे आएगा भाई, 15 आएगा ना, 5 9 45, 5 6 30, 9.6 आएगा, सॉरी 9.6 रुपया ये मिसलेनियस में खर्च कर दिया। अब इसके पास बच कितने के कायदे से, तो 9.6 को 4 दे देंगे तो 10 हो जाएगा, इधर 6 लगा देंगे तो 16 हो जाएगा, 6.4 इसके पास अब रेस्ट बच जा रहे हैं। लेकिन कह रहा सवाल नहीं, रेस्ट जो है उसके पास बचा कितना है, 9600 रुपए, जिसको वो बैंक में जमा कर दिया। तो बताओ मिस्टर राम ने अपने पत्नी को कितना धन दिया था, यानी कि मेरे भाई मेरे हिसाब से तो हमारे पास 6.4 बचा है जिसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है ये 6.4 जो है ना, इस 6.4 का वैल्यू है 9600, क्योंकि सवाल कह रहा है वो रेस्ट बचा हुआ 9600 को, यानी कि उसके पास 9600 बचा है, पर मेरे अकॉर्डिंग 6.4 बचा है, तो मेरा 6.4 उसके 9600 के बराबर हो गया, तो मेरा 6.4 उसके 96 के बराबर हो गया। तो अपनी पत्नी को कितना दिया ये पूछ रहा है कि 60 का वैल्यू पूछ रहा है। मेरे दोस्त इसको तुम पहले यहां से कर दो, अब तुम ही बताओ काटना अगर हम चाहें तो जरा बताओ, 16 चौका 64, 16 छक्का 96। अब बताइए यहाँ 60 को 4 से काट देंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 पे 2 जीरो, 15 छक्का 90, 90 90 पे 2 जीरो, एक जीरो, ये 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 90,000 वो अपने पत्नी को दिया है। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, बस सवाल के डाटा को और भी ज्यादा आप आसान कर सकते थे, इसको 100 नहीं 1000, अरे छोड़ो ना, आप आदत लग जाएगा तो ये सब बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम तो बस आपको समझा रहे हैं इस समय, इसलिए थोड़ा परेशानी आपको लग रहा होगा। देखो अगर 100 रुपए मान ले कि राम के पास जितना भी धन था उसका 60% वो अपने वाइफ को दिया, शेष बचे हुए धन जो थे, उस बचे हुए धन में से 20 20 20 3, यानी कि 20 3 बच्चे थे उसके पास, उन तीनों को बाकी धन का 20% 20% 20% बराबर दिया है, ठीक। अब जो बच गए उसके पास उसका 3/5वां हिस्सा वो किसी मिसलेनियस में खर्च कर देता है, बाकी बच गए 9600 रुपए जिसको वो बैंक में जमा कर देता है। तो भाई अगर हम 100 रुपए माने तो 60% अर्थात 60 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया, फिर बच गया उसके पास 40, 40 का 20% अगर हम निकाले तो 8 आ जाता है, तो अपने तीनों बेटों को वो 8 8 8 3 रुपए 24 रुपया दे दिया। 40 में से 24 निकल चुके, उसके पास बच गया 16, 16 का 3/5वां हिस्सा अर्थात 9.6 जो मिसलेनियस में खर्च कर रहा है, बाकी बचे 6.4 को बैंक में जमा कर रहा है। लेकिन सवाल कर रहा है यही 6.4 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, 9600 है क्या, 96,000, अच्छा डेसिमल गुड़ाए थे, तो 60 का वैल्यू निकालो, अर्थात वो अपनी पत्नी को जितना दिया था उसका वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा है। समझ में आ रही बात? बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल आप देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, बड़ा एकदम फुद्दू टाइप का सवाल है, क्या बोलिए सवाल में कोई जान नहीं, फिर भी देखते हैं। सवाल क्या कह रहा, देखो भाई, एक आयताकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी, कोई तुम सोचो ना, एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रेक्टेंगल है 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी, ठीक। अब सवाल क्या करा मेरे से, कह यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई पे 20% की कमी कर दी जाए। अब सोचो लंबाई में अगर हम 10% इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं और चौड़ाई में 20% हम क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो नया क्षेत्रफल जो बन रहा है, पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात आपको पूछ रहा है, यानी कि ओल्ड एरिया और न्यू एरिया के बीच में आपको रेशियो पूछ रहा है। जरा सोचो तुम, अगर हम ओल्ड एरिया की बात करें, ओल्ड एरिया ये देखो 20 है और ये 10 है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 20 गुना 10, तो ये 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पुराना एरिया तो हमको मालूम है साहब। अब अगर न्यू एरिया के बारे में सोचो तो 20 का 10% मेरे दोस्त कितना होगा, 10% मीन्स क्या, 1/10, 1/10, तो 20 का 1/10 कितना आ जाएगा, देखो अरे भाई 20 का 10% निकालोगे तो 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, ये 0 से 0 मर गया, 2 ही हुआ ना, यानी कि 2 इंक्रीमेंट किया है, तो 22 से बढ़ के 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, लंबाई 22 हो जाएगा। अब चौड़ाई में 20% की कमी किया है, 20% मतलब होता है 1/5, तो 10 का 1/5 लॉस करा दो, 10 का 1/5 लॉस करा दो, यानी कि अब भी 2 आया, 2 लॉस हो गया तो 8 हो जाएगा, तो 22 गुना 8, अब कितना हो गया, देखो पहले जो एरिया था वो था 20 गुना 10, अब जो एरिया है वो है 22 गुना 8। अब आप काट पीट सकते हैं, 2 से लिया 11, 2 से गया 10, 2 से गया 4, 2 से गया 5, 50, अभी और कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 रेशियो 22, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
बोलो कोई दिक्कत? ये सब में कोई जान नहीं है, आप करेंगे खुद से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ा जाए, क्या करा भाई, करा 15,000 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से 20% अधिक मिले और बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिले। सी का हिस्सा ज्ञात करो। ए और बी में कहानी चल रहा है, देखो क्या करा सवाल, अरे कुछ तो शर्म करो, इसको तो बना के दिखाओ। देखो क्या करा, 15,000 भाई तुम 3 लोगों में बांट रहे हो, ये 15,000 की बात हो रही है, इसको हम 3 लोगों में बांट रहे हैं, ए बी और सी। सवाल क्या कर रहा है सो सुनना, ए को बी से 20% अधिक मिलता है, समझना, ए को जो है वो बी से 20% अधिक मिलता है, ठीक, 20% अधिक मिलता है। तो तुम खुद सोच के देखो, बी से 20% अधिक मिलता है किसको, ए को। तो अब यहां 20% की जैसे ही बात आई, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि ए को जो है बी से 20% अधिक मिलता है, यानी कि 5 से 1 मिलता है ज्यादा, अर्थात ए को और बी को अगर हम बात करें तो बी को अगर 5 है तो 5 में 1 ज्यादा मिलेगा ए को, यानी कि 6 मिल गया, और इसको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब बी और सी की बात हो रही है, अगर बी को सी से 25% अधिक मिलती है, बी को जो है ना वो सी से 25% अधिक मिलता है भाई। 25% मतलब कितना है, 25% मतलब होता है 1/4। अब आप खुद सोचिए किसको अधिक मिला, बी को, किससे, सी से, जिससे तुलना होगा वो कहां होगा, नीचे, अर्थात सी अगर 4 है तो बी को कितना, 4 में 1 ज्यादा मिल रहा होगा, यानी कि बी को कितना मिल रहा है, 5, और सी को कितना मिल रहा है, 4। खुद सोचो, यहाँ ए और बी का रेशियो है, यहाँ बी और ए का रेशियो है, कॉमन क्या है, बी, यहाँ बी 5 और यहाँ भी बी 5, संजोग से। मान लो अगर यहाँ बी का वैल्यू 7 होता है, मान लेते हैं ऐसा, बस जस्ट इमेजिन, टेंशन नहीं लेना। अगर यहाँ 7 होता और यहाँ देखो 5 है, आप खुद सोचिए बी तो एक ही है ना, दोनों जगह इसके वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस वैल्यू को बराबर करते, कैसे बराबर करते, आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा लेते और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा लेते। ये सब सवाल आएंगे, चिंता नहीं करना। यहाँ 7 × 35, 5 चौका 20, यहाँ भी देखो 7 × 35 और 6 7 42 आ जाता। यानी कि ए बी और सी में अगर रेशियो निकालना होता, अभी की बात कर रहे हैं हम, अगर ए बी और सी में रेशियो आपको निकालना होता तो ए हमारा 42 बनता, बी हमारा 35 बनता और ये 20 बनता। लेकिन अभी हमारी बात ऐसी नहीं है। सवाल के अकॉर्डिंग सवाल जो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कि ए को बी से 20% अधिक मिलता है, समझिए, ए को बी से 20% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, ठीक। तो पहले सी से 20% अधिक, यानी कि सी को अगर 100 माने तो बी को कितना मिल जाएगा, 120। समझना बात को, अगर बी की बात करें वो सी से 20% अधिक मिलता है, नहीं पहले उस मेथड से ही बना दो सर, समझाया कुछ और बताया कुछ और, दिमाग में जाएगा कुछ और, नहीं मेरे भाई, ए और बी में अगर बात करें तो 20% ज्यादा मिला, 20% का वैल्यू होता है 1/5, बी से ए को ज्यादा मिला, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, यानी कि बी अगर 5 है तो ए का वैल्यू 5 में 1 ज्यादा 6 आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर देखो बी को सी से 25% अधिक मिलता है, तो 25% मतलब होता है 25 चौका 100, 1/4, सी से जिससे तुलना होगा वो नीचे होगा, सी अगर 4 है तो बी 4 से 1 ज्यादा कितना आएगा, 5 आएगा। समझ रहे हो। तो भैया बी यहाँ भी 5, बी यहाँ भी 5, कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हम निकालना चाहें तो 6:5:4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ए को मिला है 6 रुपया, बी को मिला है 5 रुपया और सी को मिला है 4 रुपया। तो जनाब 6 4 10 5 15 रुपया, पर सवाल कर रहे नहीं 15,000 है ना, तो 15 का वैल्यू कितना है, 15,000, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 1,000। तो अब तुम ही बताओ इसको कितना मिला होगा, 6 रुपया यानी कि 6,000 मिला होगा, इसको मिला 5 रुपया यानी कि 5,000 मिला होगा, इसको मिला 4 रुपया यानी कि 4,000 मिला होगा। समझ रहे हो, कहानी समझ में आ रही है। अब इसी को सोचने का नजरिया थोड़ा बदलेंगे, आप देखेंगे सवाल वही रहेगा, बस बनाने का तरीका बदल जाएगा, समझने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, देखिए अब सवाल को पहले पकड़ना, सवाल क्या कह रहा है, अरे सवाल क्या कह रहा है, ए को भैया बी से 20% ज्यादा मिल रहा है और बी को सी से 25% ज्यादा मिल रहा है। जरा सोचो
अगर बी पता होता तभी तो इससे 20% ज्यादा करके ए बना लेते, यानी कि बी हमको पता करना है। अब बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई ये तो सी से 25% ज्यादा है, तो सी से यानी कि सी का वैल्यू अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए 100, तो इससे 25% ज्यादा, यानी कि बी को कितना होना पड़े, अबे ये है उल्टा पुल्टा कर रहा है क्या, 20%, बी को सी से 25% अधिक, हाँ ठीक है, इसको 125 ज्यादा मिला, सॉरी 125 मिल गया, क्योंकि बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी से 25% ज्यादा है, सी अगर 100 है तो ये 125 हो जाएगा। अब सवाल क्या कर रहा है देखो, ए को बी से 20% अधिक मिलता है, तो 20% अधिक कहने का मतलब इससे 20% अधिक किसको मिलेगा, ए को। इसका 20% कितना जरा सोचो, 20% मतलब 1/5, 5 गुना 10, अरे इसका 20% निकाल लो, 125 का 1/5 कराओगे, 5 गुना 10 25, 25 रुपया ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 125 से 25 रुपया ज्यादा मिला इसको, अर्थात इसको मिला कुल 150 रुपए। अब आप बताइए 150 125 100 कितना बन गया, 250, एक 300, 375, कुछ गलती तो नहीं हो रहा ना, ए को 20 से 20% अधिक मिलता है, ए को 20 से 20% अधिक मिलता है, तो इसका 20% यानी कि 1/5, 5 गुना 10 25, 25 ज्यादा मिलेगा, हाँ ठीक है। देखो तो ये हो गया आपको 375, इस 375 का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, 15,000, इस 375 का वैल्यू कितना है 15,000, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 7 35 25 25, 5 दिया 15, 0 30, 15 25 75, 15 गुना 30, 200, 5 से हो गया तुमको 40, ठीक, तो 40 यानी कि 15 चौका 60, 6,000, यहाँ भी 40 से गुना कर दो, 150, 25 गुना 40 कितना आ जाएगा, 125 चौका 200, उस पे 0 2000, और यहाँ कितना 40 से गुना करोगे तो 4,000, यानी कि इससे बनाओ उससे बनाओ दोनों तरीका सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल क्या करा सोचो, करा भाई रवीना अपनी मासिक आय का 16.2/3% बचाती। अब देखो 16.2/3 जैसे आप देखे तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, क्या 16.2/3% की बात हो रही है तो परसेंट के लिए नीचे 100 लाते हो ना, 16 या 48 2 50/3, समझो बात को, ये 50/3 है, 50 को 2 से काट दिया यानी कि 1/6 है, यानी कि रवीना के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो 1/6 बचाती है, मतलब क्या, अगर उसका इनकम 6 रुपए है तो बचा कितना रही है, 1 रुपया बचा रही है, समझना। रवीना के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर उसका इनकम और ये है सेविंग, इनकम अगर 6 रुपए है तो वो अब कितना बचा रही है, 1 रुपए, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना मेरे भाई 5 रुपए। ओके आगे पढ़ते हैं, कह रहा है अब जब उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता, मासिक व्यय 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ जाता, 10% मतलब 1/10, ठीक, यानी कि 5 का अगर 1/10 बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा, 5.5 हो गया। देखो 5 का अगर 1/10 कराओगे, 5 में 10 से भागा देंगे यानी 0.5 बढ़ गया, तो जो पहले एक्सपेंडिचर 5 हो रहा था वो अब बढ़ के कितना हो गया, 5.5 हो गया। इसका मतलब इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले दिया कि इनकम बिल्कुल वही है, इनकम में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो अगर इनकम में चेंजिंग नहीं आया है, एक्सपेंडिचर में 0.5 बढ़ गया मेरे भाई, तो यहाँ सेविंग कितना हो गया होगा, सिर्फ 0.5 रहा होगा, क्योंकि 1 रुपया बच ही रहा था सर हमको, और 0.5 अगर मेरा खर्चा में ज्यादा हो गया तो बचत क्या हो जाएगा, 0.5 घट जाएगा, यानी कि अब जो हमको बचत हो रहा है वो कितना होगा, 0.5 हो रहा है ना। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, तो अपने मासिक आय सॉरी हाँ, तो वे 1 महीने में 1275 बचा पाती है, अगर ऐसा हुआ 1 महीने में 1275 बचा पाती है भैया, अगर एक्सपेंडिचर हम 10% बढ़ा दिए तो हमारा बचत कितना हो गया, 0.5 हो गया, पर सवाल करा नहीं ये बचत 0.5 नहीं 1275 है, तो मेरे भाई इस 0.5 का वैल्यू कितना है 1275, तो इस हिसाब से सवाल तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक आय बताओ कितना है, तो मासिक आय कितना माने थे तुम 6, यानी कि 6 का वैल्यू निकालना है। अब सोचो ये दशमलव को पहले उड़ा के हम ऊपर लेके 0 बैठा देते, 5 से काट के देख लो, 5 गुना 10
2 बच गया, बचे 25, ठीक, फिर 2 बच गया, बचे 25। अब 255 को 60 से गुना कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ कितना देखो, 200 छक्का 1200, 50 गुना 6 300, 12 3 1500, 5 गुना 6 15, ठीक बात। अब कितना हो गया, 15 5 1, उस पे 1 जीरो और बैठा दो, 15,150 रुपया उसका इनकम होगा। अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रहा है तो आप उसको संभाल लीजिएगा, जो भी आएगा यानी कि इसको गुना करके देखना, जो आएगा हमारा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? बढ़ा जा आगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल में कोई जान नहीं था, बस सोचने समझने के लिए था। अच्छा सवाल था, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कर रहा है देखो, कह रहा है एबीसी 3 समस्याएं हैं। ए का मान बी से 20% अधिक है, सी का मान ए और बी के मान के योग से 20% कम है। देखो सवाल कुछ नहीं है, आप थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन का, आपको लैंग्वेज में उलझाया है, यहाँ सवाल में नहीं लैंग्वेज में आपको उलझा के रख दिया। कह रहा ए बी सी 3 समस्या है, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। ए का मान जो है वो बी के मान से 20% अधिक है, यानी कि बी को अगर हम 100 माने तो 20% अधिक, यानी कि ए का मान कितना होगा, 120 हो जाएगा। अब समस्या समझना आगे क्या कर रहा है। सी का मान ए और बी के मान के योग से 20% कम है। कह रहा सी का जो मान है वो ए और बी के मान के योग से 20% कम है। तो देखो 120 और 100 कितना हो गया, 220। इसके 20% से कम है, यानी कि इसका 20% होता है कितना, 1/5। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44। यानी कि 220 में से 44 को आप कम कर दो तो कितने हो गए, 220 में से 44 को कम कर दो तो कितना हो गया, 220 44 कम कर दो, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और ये 176 आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या कर रहा था समझना, ए का मान बी से 20% बेसी ज्यादा है, सी का मान ए और बी के मान के सम के जोड़ के 20% कम है, यानी कि ए और बी का जितना जोड़ होगा इसका 20% कम कर दो, वही सी का मान है, यानी 176 है। आगे बढ़ा जाए। अब कह रहा देखो बी और सी के मान का अंतर ए के मान से कितने % कम है। अब बताओ सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है बी और सी के मान का अंतर, बी और सी के मान का अंतर यानी कि 76, ये जो 76 है ये ए के मान से कितने % कम है, यानी कि ए से कितना % कम है बताओ। 76 इससे कितना कम है, आप खुद सोचिए। 120 से कितना कम है 76, कितना कम है भाई, तो 76 4 80 और 20 100 और फिर 20 दे दो, 44 कम है, 44 कम है, गुना 100। देख लेना अगर गलत गलत हो तो संभाल लेना। 200 हो गया, 2 का 12 और 22, 2 तिया 6, 2 से 11, 110/3% कम है। आ रही बात समझ में, जरा ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है भाई, 3 तिया 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सवाल को समझिएगा, बात एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सवाल में कुछ नहीं। ए का मान बी से 20% ज्यादा है तो भैया बी को 100 माना तो ए का मान 120 हो गया। सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ए और बी के मान के योग का 20% कम है, कौन, सी। अब कह रहा है सी कितना कम है किससे, सॉरी ए और सी का जो डिफरेंस है, बी और सी का जो डिफरेंस है जो कितना 76, ये 76 कितना कम है किससे, ए से। तो ए से कितना कम है, 44 कम है। तो किससे तुलना हो रही है, ए से। ए हो गया 20, 120 नीचे, 44 कम है और परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 से काट लिया 22 हो गया और ये 60 हो गया, 0 से 0 मर गया, 2 तिया 6, 2 से 11 हो गया, 11 था 110, 110/3% ये कम है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें देखो, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, अरे क्या बोल रहे हैं, यदि एक संख्या
और उसके 25% का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है, तुम खुद सोचो, कोई एक संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। कोई भी एक संख्या अपने आप में 100% है और उसके 25% का डिफरेंस यानी कि 100% और 25% के बीच का डिफरेंस 24 है। तो 100% और 25% के बीच का डिफरेंस होता कितना है, वही तो 75% है। यानी कि 75% का वैल्यू देखो तुमको दे रखा 24 है, तो बताओ संख्या कितना है, तो 100%। बताओ यार, सवाल है 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से हो गया 100, 8 चौका 32, यानी कि वो संख्या कितना होगा 32। कह रहा कोई एक संख्या का 25% जो है और उस संख्या के बीच का अंतर 24 है, तो भैया 25% और वो संख्या का अंतर कितना हुआ। कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, उस 100% और 25% के बीच का अंतर यानी कि 75% का वैल्यू कितना दे रखा है 24। तो 75% अगर 24 है मेरे भाई, 75% का वैल्यू अगर 24 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में कुछ नहीं था। कह रहा है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। ठीक बात, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो अगर हम बात करें किसी क्लास की, तो ये क्लास है जिसमें गर्ल्स और ये रहे बॉयज। 60% गर्ल्स है और शेष लड़के हैं, यानी कि 40% कितने हैं, लड़के हैं। ओके, आगे बढ़ा दे। देखो एक बात और आपको समझाना चाहते हैं, परसेंटेज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो मिक्सर और एलिगेशन में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम मिक्सर और एलिगेशन को बिल्कुल अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ ला ही नहीं रहे। उस चैप्टर में सिखाएंगे कि बहुत सारे परसेंटेज के ऐसे सवाल मिलेंगे जो मिक्सर एंड एलिगेशन में आप बड़ा इजीली इससे भी आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो हमको हर तरीके से सब कुछ को समेटना पड़ता है, और जब आप समेट के आगे बढ़ेंगे तो आपका ब्रेन खुलेगा, आपका दिमाग खुद ब खुद नया नया तरीका जनरेट करना शुरू करेगा। एकदम ये कोई तरीका नहीं है कि आप एकदम सवाल देखो और हर सवाल के लिए एक नया नियम लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओगे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ट्रिक पैदा करोगे, याद करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम बहुत सारे परसेंटेज, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अभी तक था जो एलिगेशन और मिक्सर से भी हम लोग कर सकते थे पर अभी तक किया नहीं, तो वो करेंगे। जब मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां भी देखना है, सेम इसी तरह के सवाल को वहां भी हम लोग करेंगे। और जब सारे कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग के अंदर हमारे पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद तो कोई बात नहीं, हम ही हम होंगे, है ना। बढ़ा जाए आगे। कह रहा 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए यानी कि समझना 40% बॉयज, 40% बॉयज और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी कि ये पास है। तो अगर हम फेल के बारे में तुमसे पूछे, क्योंकि सवाल आगे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे, देखो जितने भी लड़के थे हमको नहीं मालूम, ये पूरा हमारे लिए 100% हो जाएगा। जितनी भी लड़की थी ये भी हमको नहीं मालूम, ये पूरा हमारे लिए 100% अपने आप में हो जाएगा। इस लड़के का 40% पास हुआ तो 60% फेल होगा, इस लड़की का 70% अगर पास हुआ तो 30% फेल होगा। अब ये हम क्यों निकाली, क्योंकि सवाल आगे इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो कह रहा भाई अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या अगर 42 है, यानी कि फेल लड़कियों की संख्या अगर 42 है, फेल लड़कियों की संख्या अगर 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई समझना, अगर हम तुमसे पूछे, देखो या तो आप नंबर मान सकते थे या नहीं तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीका से भी कर रहे हैं। आप पहले नंबर मान के समझाते। देखो इस क्लास के अंदर अभी आप 100 मत मानना, 1000 मान लेते हैं, क्योंकि 2 बार परसेंटेज में रिड्यूस होगा तो थोड़ा काटने में आसान होगा। 1000 का 60% यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 600, लड़कियों की संख्या कितनी होगी 400। इस 600 का 40%, 600 का 40% कितना हो गया 240, पास हो गया। तो भाई 240 अगर पास हो गया तो फेल कितने हो गए, तो 40 और 60 300, 360 फेल हो गए। कोई दिक्कत। अब 400 का 70% 280, लड़की अगर पास हो गई तो 280, 20, 300, 120 लड़की फेल हो गए। अब सवाल कर रहा अगर 42 लड़की फेल हुए, मेरे हिसाब से ये संख्या कितनी है फेल होने वाली लड़कियों की 120। तो अगर ये 120 का संख्या 42 के बराबर है तो फेल हुए लड़कों की संख्या बताओ, यानी कि 360 का मान बताओ। 12 तिया 36, 42 तिया कितना हो गया 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 4 तिया 12,
3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 लड़कियां लड़के हमारे क्लास के अंदर फेल हुए हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जरा सोच के देखो। हम क्या करें मेरे दोस्त, समझना, हम मान लेते पूरे क्लास के अंदर 1000 था, देखो 2 बार परसेंटेज में रिड्यूस करना पड़ा, इसीलिए आप 1000 माने। ऐसा नहीं कि 100 मानेंगे तो बनेगा नहीं, बनेगा, पर काटने में जहां आसान हो रहा है तो हम उस तरीके से कर लेते हैं। तो अगर 1000 क्लास के अंदर टोटल है तो इसके 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज हैं। हम उल्टा तो नहीं कर दिए, ये गर्ल्स है क्या? 60% लड़के हैं, बॉयज है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, ये बॉयज है और यहाँ गर्ल्स है। बॉयज 600 और गर्ल्स 400, इस 600 का 40% पास हो गया, इस 400 का 70% पास हो गया, तो फेल हुए संख्या 120, 360, और इसके फेल हुए संख्या 120। और सवाल कर रहा है लड़कियों जो फेल हुए हैं उसकी संख्या 300, 120 नहीं 42 है, यानी इसी 120 का वैल्यू कितना हो गया? 42। तो भाई कुल फेल हुए लड़कों की संख्या बताओ, यानी कि 360 का वैल्यू बताओ। यही हमारा सवाल था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, क्या इसको और तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अभी समझाते हैं। देखो, अच्छा एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर सवाल पूछ देता मान लो इसी में कि कुल क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताओ, तो क्या करते तुम? देखो, तो आपको कुल क्लास में लड़कों की संख्या अगर पूछता तो ये खुद वही बात, आप 120 का वैल्यू कितना है? 42। तो कुल लड़कों की संख्या आप कितना माने हो? 1000। तो 1000 का वैल्यू क्या यहां से नहीं निकलता? कुल लड़कों की संख्या आप निकाल देते, आपसे जो भी पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, ये जरूरी नहीं था कि आप इस तरीके से मानेंगे तभी सवाल बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं मेरे भाई। अगर तुमसे हम पूछे, अगर हम तुमसे पूछे कि फेल हुए लड़कियां कितनी है ये बताओ, तो ये 40% का 30% यही ना फेल हुआ है, 40% का 70% पास हुआ है, 40% का 30% फेल हुआ है, यानी कि 40% का 30% फेल हुआ है, जिसका संख्या 42 है। तो हमको क्या पूछ रहा था? फेल हुए लड़कों की संख्या बताओ, यानी कि 60% का 60% निकालना है। तो 60% का 60% हमको निकालना है। अब यहाँ हम परसेंट भी नहीं लिखते, पर आपके सामने पहली बार लिख रहे हैं तो लिख दिए। 2 बार परसेंट यहाँ से, 2 बार परसेंट यहाँ से खत्म, 0 से 0, 0 से 0 मर गया, 4 तिया 12, 36, 12 तिया 36, 3 यहाँ आएगा। देखो 42 गुना 3 पहले भी आया था, 42 गुना 3 अब भी आया है। क्या बनता है? नहीं बनता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं समझ में आया हम क्या बोल रहे, सुनो। हम बोल रहे मेरे भाई, अगर क्लास में कितने लोग हैं ये नहीं मालूम, जो भी लोग रहे होंगे नहीं मालूम, इस क्लास का 60% बॉयज है, तो बॉयज के बारे में अगर हम तुमसे पूछे, ये क्लास का कितना 60%, अर्थात तुम सीधा सोचो ना, 60% लड़के हैं, बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स कितनी है? 40% है। अब इस 40% का 70% पास कर गया, यानी कि पास होने की बात अगर करें तो इस 40% का 70% पास हो गया, तो 40 का 30% फेल हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। तो फेल का संख्या 30% होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से लड़कों के बारे में भी आप समझ सकते हैं, इस 60% का 40% पास हुआ, तो इस 60% का 40% पास हुआ, तो 60% का 60% फेल हुआ होगा। अब सवाल आपको कह रहा है इसका वैल्यू हम आपको दे देते हैं 42 है, तो बताओ इसका वैल्यू, तो जो हम इससे पहले किए थे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बात समझ में आया होगा। क्या ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर, फिर आपसे सवाल क्या कर रहा है, उसी तरह के सवाल है, अगले सवाल भी उसी तरीके से है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, यानी कि किसी एग्जाम के बारे में बोल रहा है जिसमें 65% लड़के थे, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, यानी कि फेल हो गई। अगर किसी एग्जाम में 65% लड़के थे, यानी कि बॉयज अगर 65% थे, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 35%। बॉयज अगर 65% थे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 35%। ओके, अब क्या कह रहा है कि 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गई, यानी कि 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गई, तो पास कितने हो जाए भाई? 28% अगर फेल हुआ, 28 2 30 और 70, यानी कि 72% लड़का फेल हो गया, सॉरी पास हो गया। अब अगर 16% फेल हो गया लड़की का,
तो 84% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सवाल देखते हैं आगे पूछ क्या रहा मेरे से। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाँ, सवाल आपसे पूछ रहा है 702 लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि लड़के 702 उत्तीर्ण हुए, अर्थात इस 65% का 72% ही तो उत्तीर्ण हुआ, यानी कि इस 65% का 72% पास हुआ, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ 702। तो कह रहा कितनी लड़कियां पास हुई सो बताओ। तो लड़कियों की संख्या क्या है, 35% का 84%, 35% का 84%, यानी कि 35 गुना 84, यही लड़कियों के पास होने की संख्या है, गर्ल्स के पास होने की संख्या है। आप इसको कैलकुलेट करके काट पीट लेना। अरे काट लो ना, 13×5=65, देखो 13×5=65, 13×5=65, 13×4=52, कट जा रहा है। अभी और कटेगा, 5 से ये कट गया, 7×64, और कटेगा क्या, 9×8=72, 9×7=54, और कट रहा है 2×4=6, 8, 2×3=6, 4 से यहाँ भी कट गया, 4×2=8, 21, तो कितना हो गया, 21×3×7, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणन करके लिख लो, 7×21 ये हमारा आंसर हो जाएगा 441। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको सवाल कह रहा था कि भाई अगर बॉयज की बात करें किसी भी परीक्षा में 65% लड़के हैं तो ऑब्वियसली 35% लड़कियां होगी, और इस 65% का 28% फेल हो गया और 35% का 16% फेल हो गया, इस 65 का 72% पास हो जाएगा और इस 35 का 84% पास हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि इस 65 का 72%, इनकी पास हुए लड़कों का संख्या 702, तो पास हुए लड़के कितने हो जाएंगे, 65% का 72%, ये 65 गुना 72 का वैल्यू 702 है। तो पास हुए लड़कियों की संख्या बताओ, यानी कि 35 का 84% का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ परसेंट लिखे नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा इससे पिछले वाले सवाल में यहाँ 2% और यहाँ 2% कट जाएंगे, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लिखते लिखते क्या करोगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए क्या। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सवाल वाल खूब ठीक ढंग से बनाया करिए, क्योंकि सवाल बनाएंगे नहीं तो आपसे सवाल बनेगा भी नहीं और हम आपको कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।